वहां पे मौतें होती रही, स्टोन पेल्टिंग होती रही इत्यादि, सारा डेटा हम लोगों के बिल्कुल पास है। और वहां से बिल्कुल। होते हुए ये लोग सीए एनआरसी को लेकर के किस तरीके से इन्होंने तबलीगी जमात इत्यादि को घिसने की कोशिश करी, और फिर एक कोर्ट लगा, कोर्ट ने कहा कि चुप रहो, ये बकवास नहीं चलती। जी यहां तक कि जी डब्ल्यूएचओ ने कहा कि भैया ये जो कोरोना वायरस है ये किसी एक मुसलमान को बदनाम करने की बात नहीं होनी चाहिए। और अब बिल्कुल ठीक। एक बांग्लादेशी जो भारत का एक मंत्री बना हुआ है, अगर एनआरसी हो जी जाए, सीए एनआरसी, जी तो हेमंत बिश्व जी। शर्मा तो बाहर हो जाएगा, ये बात तो पक्की है। बिल्कुल इसीलिए वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल। भी करता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक बांग्लादेशी अगर मेरा मिनिस्टर बन गया तो क्या उसको अधिकार है कि भारत की अस्मिता को बिगाड़ने के लिए मदरसे बंद करने की सरकारी बात करे और साथ साथ संस्कृत स्कूल बंद करे? रवि जी। पहली पहली बात तो मैं आपको इस शोध के लिए बधाई देता हूं कि आपने ये पता लगाया कि मदरसे बंद करने वाला मंत्री खुद बांग्लादेशी है। दर्शकों को मैं ये जी बता दूं कि हेमंत बिश्व शर्मा जो है, वो मंत्री जो है असम का, जिसने डिक्लेरेशन किया है, वो 1969 की पैदाइश है, 1969। और भारत के कानून के हिसाब से 1971 के पहले के लोगों का कुछ भी इसमें भारत के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसी वजह से जब से सीए एनआरसी चल रहा था, ये हेमंत बिश्व शर्मा खुद भारत सरकार यानी कि मोदी जी के खिलाफ जाकर के सीए एनआरसी के खिलाफ था, क्योंकि ये बांग्लादेशी प्रूफ होता है और इसको बांग्लादेश वापस भेज दिया जाए। ये पहला जो 5 साल था मोदी का, उसमें ये थोड़ा हल्के रहे, क्योंकि इनको ये दिखा कि ज्यादा अगर हमने तेजी दिखाई तो शायद देश हमारे हम्म। खिलाफ हो जाएगा। मगर जब हम्म। ये मोदी जी का वो पुलवामा का नाटक और बालाकोट और देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति और नेशनल और एंटी नेशनल ये सब ड्रामे हम्म। करके जब वो दोबारा पावर में आ गए, तो अब वो पूरी आरएसएस और भाजपा, आरएसएस उनके गॉडफादर और भाजपा हम्म। अब पूरी तरह हम्म। से एक तरीके से राजनीति में नंगई पर उतारू हैं। उनका एक हम्म। एजेंडा है। उनका एजेंडा हम्म। यह है कि मुसलमान इस देश में हम्म। दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। मुसलमानों को किसी प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता हम यहाँ पे नहीं इसमें देंगे। सबको साथ में ले मुसलमानों ने लो। हम पे 500 साल तक हमारे ऊपर राज किया, उसका बदला हम हम्म। इनकी आने वाली नस्ल से लेंगे। उसमें हर हम्म। तरीके के काम जो है, जैसे कोई विकास प्रगति तो हुई नहीं है, वो तो आप देख ही चुके हैं। विकास और प्रगति के नाम पे तो देश का पूरा बंटाधार हुआ है कि जगहों के हम्म। नाम बदल दो, इमारतों के हम्म। नाम बदल दो, स्थानों के हम्म। नाम बदल दो, मंदिर ध्वस्त हम्म। कर दो, हम्म। मस्जिद ध्वस्त कर दो, वहां पे मंदिर हम्म। का प्रावधान निकालो। अभी हम्म। आगे मथुरा काशी है एजेंडा। कुल मिला हम्म। के हम्म। मुसलमानों को यह बताने की कोशिश है कि तुम हम्म। दोयम दर्जे के नागरिक हो, यू आर ए सेकेंड हम्म। ग्रेट सिटीजन इन दिस कंट्री। हम इसे हम्म। एक हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। हालांकि उस रवि जी, हिंदू राष्ट्र पर जो पड़ोस का आपके पास नेपाल में है वो भी इनके साथ नहीं है। आज की तारीख में हम हिंदू, मैं अपने आप को भी देखिए हिंदू निशांत कहता जी, हूँ, क्योंकि मैं सवाल हो जाने दीजिए कि मैं अपने आप को भी हिंदू कहता हूँ भैया, क्योंकि मैं हूँ। आ, क्या ये मेरा अधिकार है कि मैं किसी भी अन्य धर्म के व्यक्ति को ऐसी बातें करके उसको दोयम दर्जे का नागरिक या भारत के अंदर सेकंड क्लास सिटीजन कहने की मैं हिम्मत भी रखूं? ऋषि जी। निशांत जी सर्वप्रथम एक क्लियर हम लोग कर दें कि हिंदुस्तान सबका है, चाहे वो हिंदू हो, हम्म। मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अमीर हो, गरीब हो। जितना हिंदू का ये देश है उतना ही मुसलमान का है, उतना ही सिख का, उतना ही ईसाई का हम्म। है। तो ये जो हम्म। भ्रम पालने वाले जो लोग हैं, तथाकथित कुछ जो लोग हैं जो देश के सामाजिक समरसता पर प्रहार करना चाहते हैं, उनको आप चिंता मत करें। लोग, हमारे देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि समय समय पे ऐसे हम्म। देशद्रोहियों को लोकतंत्र के माध्यम से, लोकतंत्र के महापर्व हम्म। के माध्यम से लोगों ने जवाब दिया है। आप अपने ही देश में बिल्कुल अपने ठीक। ही चुने हुए प्रतिनिधि को नहीं जाने देते हैं और कहते हैं कि हम्म। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आर्टिकल 370 के बाद ऐसा कहा हम्म। गया कि जैसे कश्मीर में खुशहाली की बयार बहने लगेगी, जिस दिन हम्म। 370 हट गया उस दिन से वहां हम्म। पे स्वर्ग बन जाएगा दोबारा से। अगर हम्म। सचमुच में कश्मीरी आर्टिकल हम्म। 370 के हटने से इतने ही खुश हैं, तो वो तो हम्म। श्रीनगर की सड़कों के ऊपर डांस कर रहे होते, नाच रहे होते हम्म। खुशी के मारे कि ये हट गया यहां हम्म। से। जो प्रोपेगेंडा हम्म। सरकार ने किया है, हकीकत यह है हम्म। कि वहां हम्म। पर दानवता हम्म। का नंगा नाच हो रहा है सड़कों के ऊपर। आप बिल्कुल। बंदूकों के बल पर लोगों को घरों हम्म। में बंद कर रखा है, इंटरनेट हम्म। बंद कर रखा है, लोग बीमार हो रहे हम्म। हैं।
लोगों को जो मारा जा रहा है वहां पे, और एमनेस्टी इंटरनेशनल जिसने वहां की सच्चाई दिखाने की कोशिश की, उस संगठन को आपने बैन कर दिया। चेतन सिंह जी, जब से जम्मू और कश्मीर के संविधान को अमान्य घोषित किया गया है, क्या भारत सरकार या भारत के संविधान में पूर्ण जम्मू और कश्मीर जो आया था आज की तारीख में रेखांकित है या नहीं? देखिए, जो आपका सवाल है इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि पूरा क्रोनोलॉजिकल इवेंट में, कि जब भारत आजाद हुआ था, जब ये साथ में आया था, उसके बाद जब नेहरू जी ने इसके ऊपर, एक मैं आपको बड़ी अच्छी सी बात बताना चाहता हूँ, जब ये 370 की धारा के ऊपर डिस्कशन चल रहा था तो नेहरू जी इसके फेवर में नहीं थे, सरदार पटेल इसके फेवर में थे। उनके जो निजी सचिव थे, सरदार पटेल के जो निजी सचिव थे वीवी शंकर जी ने उनको चिट्ठियां लिखी थी। ये चिट्ठियां हैं हमारे पास में, जिसमें ये पूरा स्पष्ट है कि उस समय नेहरू जी 370 के फेवर में नहीं थे। लेकिन जिस हिसाब से परिस्थितियां थी, देखिए परिस्थितियों को समझने की बहुत आवश्यकता होती है। जिस हिसाब से परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियों को साथ में रखते हुए ये चीजें आगे बढ़ी। उसके बाद जो डाइल्यूजन की बात करी आपने, 370 डाइल्यूजन की, देखिए ये पहली बार डाइल्यूजन नहीं हुआ, सीरीज ऑफ डाइल्यूजन हुए हैं। पहला डाइल्यूजन नेहरू जी ने ही किया था, उसके बाद ही आप ये नहीं, जैसे आपने ये बताया गया है, देखिए अगर कानून की दृष्टि से देखेंगे तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। 2018 के बाद से लेके अब तक जितने चुनाव हुए, 11 राज्यों में चुनाव हुए, 11 राज्यों में 9 राज्यों में बीजेपी हारी है, और उन्होंने कैसे सत्ता बनाई है उन राज्यों में वो आपको पता ही है। मध्य प्रदेश और बहुत सारे, वो आपके सामने उदाहरण है, शादी में आपको क्या बताऊंगा। आप जानते हो किस तरह जोड़ बड़ो करके वो सत्ता बनाई है। हर चुनाव में 370 हो, चाहे ये मदरसे हो, ये एक एजेंडा के रूप में यूज किया जा रहा है, और जनता इनसे उग चुकी है। जनता को अभी एजेंडे से कुछ भी मतलब नहीं है। क्या आपको लगता है कि जामिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इस तरीके के जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वर्ल्ड रिनाउंड, इनसे कोई भारतीय जनता पार्टी को खास प्रेम है क्या? एजेंडे की शुरुआत हुई है 3 तलाक वाले बिल से। आपको याद होगा कि हम कैसे इनके गढ़ में मुस्लिम्स की जो पर्सनल लॉज हैं या जो उनकी पर्सनल लिबर्टीज हैं, उनमें हम कैसे एनक्रोच करें, ये शुरुआत की गई 3 तलाक वाले बिल से। 3 तलाक के बाद में फिर राम मंदिर का मुद्दा आ गया, बाबरी मस्जिद का मुद्दा आ गया, फिर सीएए एनआरसी का मुद्दा आ गया, अब इसको मदरसे पे ले जाया जा रहा है। और ये सब कहां पहुंचने वाला है मालूम है आपको? ये पहुंचने वाला है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो क्या हर हिंदू 4 शादियां कर पाएगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने।